हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने मेनली डेनिस रिच्ची के इस लेसन में गेटिंग स्टार्टेड को कवर किया था, जिसके अंदर हमने ओके हेलो वर्ड प्रोग्राम को सही तरीके से लिखना सीखा था। हमने देखा था कि विदाउट मेन अगर हम किसी प्रोग्राम को सी में रन करते हैं तो वो किस टाइप की एरर हमारे लिए थ्रो करता है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की है वो पहली क्लास ज़रूर अटेंड कर लें, दैट इज़ लिटिल इम्पोर्टेंट वन। ओके ओके फाइन। हमारी इस क्लास की दो एक्सरसाइज हमने एज ए होमवर्क दी थी आपके लिए। इफ़ यू विल सी, होमवर्क हमारी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 थी। होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने उसको कवर किया होगा। अगर किसी ने कवर नहीं किया है देन वी आर गोइंग टू कवर इट हेयर वंस अगेन। ओके सो फाइन, दिस इज अवर पुट्टी टर्मिनल। अगर हम फर्स्ट क्लास के अपने सेक्शन में जाते हैं या फिर डायरेक्टरी में जाते हैं तो यहाँ हमारा होमवर्क है और हमने एक्सरसाइज 1_1.c एक्सरसाइज 1_2.c को पहले से लिख रखा है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कि कोड क्या लिखा है मैंने। हमारा मेन क्वेश्चन था कि रन द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ऑन योर सिस्टम, एक्सपेरिमेंट विद लीविंग आउट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम टू सी व्हाट एरर मैसेज यू गेट। ओके सो हम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को ही अपने सिस्टम में रन कर रहे हैं। अभी ये विदाउट किसी एरर के है, प्रॉपर जिस तरीके से हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हमने पहले रन किया है। तो अभी इसमें कोई भी टाइप की कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। तो देखते हैं, अभी MCC के थ्रू हमने रन किया तो विदाउट एनी साइलेंटली इसने रन कर दिया। इट मीन्स कि कोई एरर नहीं है। और हेलो वर्ल्ड हम जैसे ही हमने स्लैश करके a.out को चलाया तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट भी हो गया। ओके नाउ वी आर गिविंग द एरर टू दिस। सबसे पहले तो हम पहली लाइन में हैज इंक्लूड में से हैज हटा देते हैं, देखते हैं कि वो किस टाइप की एरर थ्रो करता है। ओके अब अगर हम कंपाइल करते हैं इसको, कोड को, एक काम करता हूँ मैं आपके लिए, फाइन CC दिस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये इस टाइप की एरर थ्रो करता है। क्या कहता है कि इस कोड में लाइन नंबर 1 पर आपको एक्सपेक्टेड हैं इस तरीके के कोई ना कोई टोकन। ठीक है कि नहीं, हैज इंक्लूड में वो आपको एरर थ्रो कर रहा है। ओके अपन काम करते हैं, इसको हैज ऐड कर देते हैं और अभी इसके लास्ट में इसको हटा देते हैं। नाउ लेट्स सी किस तरीके से वो एरर थ्रो करता है। मिसिंग टर्मिनेटिंग क्लोजिंग करेक्टर, राइट। इसको सही करने के बाद हम क्या करते हैं कि मेन फंक्शन में से पैरेंथेसिस वाले सेक्शन को हटा देते हैं पूरी तरीके से, ओपन क्लोजेज ब्रैकेट्स को। तो वो हमारे लिए फिर से एरर थ्रो करता है लाइन नंबर 3 पर और कहता है कि आपने जो ये स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट में कुछ इस तरीके के कोई ना कोई टोकन जरूर होना चाहिए। ये एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिसको सी सही तरीके से पहचानता है, राइट। तो हमने क्या किया, मेन फंक्शन में ये लिखा और हमने अब अगले इसमें से printf के बाद सेमीकोलन को हटा दिया। नाउ लेट्स सी व्हाट द एरर इज कमिंग। सेमीकोलन को हटाने के बाद वो प्रॉपरली कह रहा है कि printf के बाद आपको सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट हमारा रिटर्न है, तो रिटर्न स्टेटमेंट से पहले आप कोई ना कोई सेमीकोलन लगाएं। क्यों? क्योंकि सी में हर एक स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ ही एंड किया जाता है और हर स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन अति आवश्यक है ना, मैंडेटरी है। ओके तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करनी है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एरर हमको देखने हैं और ये एरर मैसेज क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या ये एरर मैसेज कभी फ्यूचर में आते हैं, जिससे कि आप एग्जैक्टली समझ पाओ कि किस जगह पे क्या प्रॉब्लम है। सेकंड एक्सरसाइज थी कि एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन प्रिंट्स आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग कांस्टेंट विद /c। ओके तो हम पहले /n लगा रहे थे, अभी हमको /c लगा करके
एक कोड लिखना है अपना, जिसमें प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर /c को स्ट्रिंग कांस्टेंट के साथ रखना है और देखते हैं अपन कि वो क्या प्रिंट करता है। ओके, तो मैंने इसके लिए एक्सरसाइज 1.2.c को रख रखा है, पहले से लिख के मैंने रेडी कर रखा है, क्योंकि ये आपके लिए भी होमवर्क था तो मेरे लिए भी होमवर्क के तौर पे ही था। ओके, अभी मैं आपको सबको समझा रहा हूँ इस चीज़ को कि कैसे हमको करना है, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया, एक मेन फंक्शन लिखा, मेन फंक्शन में एक प्रिंट स्टेटमेंट डाला है, दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड बाय लाइनअप, इस तरीके से, और /c करके एक स्टेटमेंट वहाँ पर इन्होंने कहा कि स्ट्रिंग कांस्टेंट में आपको /c रखना है ना। तो हमने यहाँ /c करके रखा, और अब हम देखते हैं इसको कि क्या कंपाइलेशन एरर थ्रो करता है ये कोड या नहीं करता है। अगर करता है तो क्या कंपाइलेशन करता है, और अगर नहीं भी कर रहा है वो, तो किस तरीके का आउटपुट उसमें आता है हमारा, है ना। तो जैसे ही हम इसको सीसी करके कंपाइल करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि ये कंपाइलेशन एरर नहीं लेकिन वार्निंग थ्रो कर रहा है। वार्निंग मीन्स कि इट कुड बी इग्नोर बट यू हैव टू चेक इट दैट व्हाई इट इज कमिंग, राइट। तो ये कह रहा है कि अननोन एस्केप सीक्वेंस है ये, क्योंकि /c /n /t और ये सब के बारे में तो हम पढ़े ही हैं। /c एक अननोन एस्केप सीक्वेंस है, ऑब्वियसली ये हमारे लिए सी बता भी रहा है, लेकिन इसने कोड को कंपाइल प्रॉपरली कर दिया है क्योंकि कोई एरर थ्रो नहीं की है। ओके, वार्निंग का मतलब ये है कि हो सकता है कि आप जो आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा आउटपुट ना आए, और उसका रीजन क्या है वो आपके लिए इसने वार्निंग के थ्रू बता दिया है, ठीक है। जैसे ही हम a डॉट आउट को यहाँ प्रिंट करते हैं तो आप देखें ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है, दिस लेक्चर इज रिकॉर्डेड बाय लाइनअप, एंड देन उसने c को प्रिंट कर दिया है इस जगह पर लाइनअप के साथ ही, है ना। इस वार्निंग के बाद ये आउटपुट क्रिएट हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो ये दोनों हमारी एक्सरसाइज थी, हमने दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है। आगे की टॉपिक लिस्ट है, उसमें है वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। विल सी दैट हाउ वेरिएबल्स एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन वर्क इन सी। ओके, सो बेसिक डेफिनेशंस आई होप आप सब लोग जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि वेरिएबल्स वो सारे के सारे टोकन्स हैं सी के, जो कोई भी वैल्यू को, उसके इंटीजर टाइप या किसी भी टाइप का जो वेरिएबल है वो किसी भी वैल्यू को किसी भी टाइम पे असाइन कर सकता है, अगर वो वेरिएबल बशर्ते कांस्टेंट ना हो तो। और आप आगे चल के किसी भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को इसके वेरिएबल के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो जैसे सी ने आपके लिए, डेनिस रिच्ची ने एक प्रोग्राम दिया है कि द नेक्स्ट प्रोग्राम यूजेज द फॉर्मूला फ़ारेनहाइट से हमको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर को चेंज करना है और उसको कुछ इस तरीके से प्रिंट करना है। आप देखें, सबसे पहले जब कभी भी वेरिएबल आपके दिमाग में आता है तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि जो वेरिएबल हम बनाने जा रहे हैं उसका टाइप क्या होगा, और उसका टाइप आप डिसाइड करोगे कि क्या आउटपुट आपके प्रोग्राम से आपको जनरेट करना है। उस आउटपुट के आधार पर क्या अरिथमेटिक एक्सप्रेशन परफॉर्म होनी चाहिए, और उस अरिथमेटिक परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको वेरिएबल फाइनल करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ देखें, जितने भी ये पूरी की पूरी टेबल है इसमें कहीं भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है। फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब सारी की सारी चीज़ें आपको डेसिमल इंटीजर फॉर्मेट में दिख रही हैं, ठीक है कि नहीं। तो बस इसका सीधा सीधा मतलब है कि अपन को जितने भी वेरिएबल हैं अगर वो हम इंटीजर फॉर्मेट के लेते हैं तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है कि नहीं। तो इन्होंने बताया है कि जो पुराना प्रोग्राम था वो मेन फंक्शन ही था उसमें, और ये भी स्टिल कंसिस्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ सिंगल फंक्शन नेम्ड मेन, इट इज लॉन्गर दैट द वन दैट प्रिंटेड हेलो वर्ड, है ना। हेलो वर्ड से थोड़ा सा बड़ा है और पर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें क्या क्या चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, आइडिया किस तरीके से प्रोग्राम को सॉल्व किया जाता है, कमेंट कैसे, सी में कमेंट किस तरीके से ऐड किए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सी में कमेंट किस तरीके से ऐड किए जाते हैं वो हम इसमें लेने वाले हैं। डिक्लेरेशन कैसे की जाती है किसी भी वेरिएबल की, और वेरिएबल्स होते क्या हैं, उन पर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन किस तरीके से परफॉर्म की जाती है, कैसे लूप्स रन होते हैं, और कैसे फॉर्मेटेड आउटपुट को हम प्रिंट करते हैं। क्योंकि आप देखें यहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट में आउटपुट हमको प्रिंट करना है आउटपुट, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ एक सी में इसका प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ओके, सो
एक बार हम भी इस प्रोग्राम को अपने नोटपैड पर या वेम पर कॉपी कर लेते हैं और फिर इस प्रोग्राम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे अपन। मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जितने भी ये फोल्डर्स मैं आपके लिए बना रहा हूं और इसमें जितना भी प्रोग्राम है, जितने भी ये कोड हमारे द्वारा इस क्लास में लिखे जा रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें गिटहब पर शेयर की जाएंगी आपके लिए अपलोड होकर के, और वो गिटहब की लिंक आपको वीडियो में कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करनी नहीं है। और इस तरीके का अगर ये किस तरीके से वीएम को और यूनिक्स और लिनक्स किस तरीके से एक्सेस करना है, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है आपको कि मेरे प्रीवियस सेशन में जो पाइथन का था उसकी इनिशियली फर्स्ट और सेकंड क्लास के अंदर इसके बारे में आपको सारा सब कुछ बताया गया है। फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ओके। अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको कहीं से कॉपी करके पेस्ट करनी है और उसका फॉर्मेट सेम रखना है तो हैज कॉलन सेट पेस्ट आपको बिम में लिखना पड़ता है। इससे इंसर्ट मोड पेस्टिंग के फॉर्मेट में विद पेस्टिंग एट्रीब्यूट के साथ ओपन होता है। ठीक है कि नहीं? तो अपन टाइम बर्बाद ना करने के कारण सीधा सीधा मैं जो भी कोड है यहाँ से वो उसको डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, इसकी मैंने प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर दी। ये हमारा स्टूडियो डॉट एच, आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले पहले कि ये हमारी हेडर फाइल है ना? ये क्या है? प्रिंट फ़ारेनहाइट सेल्सियस टेबल फॉर फ़ारेनहाइट 0 टू 300। ठीक है कि नहीं? और ये हमारा कमेंट, अगर हमको सी में कमेंट रखने हैं तो किस तरीके से कमेंट होंगे? आपको स्लैश और स्टार करके कमेंट स्टार्ट करना है अपना, और स्टार स्लैश करके कमेंट को क्लोज करना है। जैसे HTML में ओपन टैग और क्लोज टैग होते हैं, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ये ओपन करना है कमेंट लिखने के लिए और यहाँ से क्लोज करना है। आपको ये याद रखना है कि जब सी अपनी इस कंपाइलेशन के टाइम पे अपने कोड को प्री प्रोसेसिंग के फॉर्मेट में चेंज करेगा तो उस मोमेंट पे सी ये सारे के सारे कमेंट ऑटोमेटिकली कोड से रिमूव कर देगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर टू लाइनर कमेंट है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ आपको ये पॉइंट बताया गया है कि एनी करेक्टर्स बिटवीन दिस आर इग्नोर्ड बाय द कंपाइलर। ठीक है कि नहीं? इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं स्पेशली। ओके। सेकंड है आपका मेन फंक्शन। मैंने बताया था कि मेन फंक्शन ही स्टार्ट पॉइंट होता है सी में रीड करने के लिए वाइल कंपाइलेशन। अब हम देखिए आपको क्या है, दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है इस एक्सप्रेशन में। एक आपका फ़ारेनहाइट है, एक आपका सेल्सियस है। तो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए आपको दो वेरिएबल की ज़रूरत है। फ़ारेनहाइट का जो वैल्यू है वो 0 टू 1 to 300 यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है इन्होंने 2020 के डिफरेंस में, और उसको कैलकुलेट करके जो वैल्यू आपकी असाइन होगी ये डिग्री सेल्सियस, ये एक सेकंड वेरिएबल आपका होना चाहिए, है ना? तो दो वेरिएबल चाहिए इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए। तो हमने सी में भी सिंपली इन दो वेरिएबल को अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के लिए डिसाइड करके लिख दिया। इस तरीके से कोई भी कोडिंग कर रहे हो आप, तो आपका जो क्वेश्चन है और आपको जो आउटपुट लेकर के आना है उन दोनों के आधार पर आपको फाइनली डिसाइड करना है कि कोड में किस तरीके से वेरिएबल्स लिखे जाते हैं। तो पहला चीज हमने क्या डिसाइड किया कि इसमें इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए हमको दो वेरिएबल की ज़रूरत है, एक फ़ारेनहाइट है, एक सेल्सियस है। सेकंड चीज़ हमने ये देखी है कि जो भी पूरा का पूरा आउटपुट लेके आना है ये इंटीजर फॉर्मेट का आउटपुट है, तो हमने अपने दोनों ही वेरिएबल्स को फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को इंटीजर फॉर्मेट में यहाँ पर लिया है। ओके। नाउ टू ये फ़ारेनहाइट हमको 1 टू या 0 to 300 लेके जाना है। ठीक है कि नहीं? तो ऑब्वियसली इसकी एक लिमिट है, इस ये स्टार्ट पॉइंट से ये एंड पॉइंट तक, और फ़ारेनहाइट को हमको आइटरेट करना है इस स्टार्ट पॉइंट से एंड पॉइंट के लिए। तो हमें
एक लोअर, एक अपर और कितना कितना स्टेप मूव करना है, ये 3 वेरिएबल्स की ऑलवेज जरूरत होगी, है ना। क्योंकि अगर हम कभी भी किसी कस्टमर से या किसी से इस क्वेश्चन को पूछेंगे भी जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है कोड की, तो हमें ये पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ से फ़ारेनहाइट को स्टार्ट करने वाले हो। तो वो हमारे लिए बताएगा कि 0 से या 1 से। कहाँ तक आप मैक्सिमम जाना चाहते हो कन्वर्जन के लिए, वो बताएगा हमारे लिए 300। फिर हम पूछेंगे कि हर कितना स्टेप आपको बढ़ना है प्रत्येक आइट्रेशन में, एवरी आइट्रेशन, राइट। तो वहाँ पे हमको ये तीनों ही वेरिएबल्स हमारे लिए आवश्यक होंगे, ठीक है कि नहीं। तो हमने लोअर इक्वल टू 0 लिखा, अपर इक्वल टू 300 लिखा और स्टेप इक्वल टू 20 लिख लिया है। ये क्या बता रहा है, लोअर लिमिट ऑफ द टेम्परेचर स्केल। ये क्या बता रहा है, अपर लिमिट ऑफ द टेम्परेचर स्केल। और ये स्टेप साइज बता रहा है। ये आपके लिए कोडिंग करने के टाइम पे एक बहुत अच्छा की पॉइंट मैं बता रहा हूँ कि ये जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस था इसके लिए हमने कोई कमेंट नहीं लिखा, राइट। लेकिन स्पेशली अपर, लोअर और स्टेप, इन तीनों के लिए हम कमेंट करके ये बता रहे हैं जिससे कि रीडेबिलिटी बढ़े। क्यों? क्योंकि ये हमारे इंटरनल अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज में के परफॉर्म करने का जो लॉजिक है उसके लिए यूज में आने वाले इंटरनल वेरिएबल्स हैं। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक्सप्लिसिटली भी समझ में आते हैं कि आपको इसको अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को परफॉर्म करना है तो ये वेरिएबल दोनों चाहिएंगे ही। लेकिन ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारे इंटरनल लॉजिक के लिए काम आने वाली चीज़ें हैं। ऐसे इंटरनल लॉजिक के लिए जो इंटरनल हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, उनको प्रॉपरली कमेंट आउट करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि कोड रीडेबल हो। एक अच्छी कोडिंग गाइडलाइंस के ये एग्जाम्पल हैं, है ना। अपर के लिए हमने लिखा, स्टेप्स के लिए हमने लिखा। अब हम फ़ारेनहाइट को मूव करेंगे कहाँ से, लोअर से और अपर तक। और हर बार फ़ारेनहाइट को इतने इतने स्टेप से आगे बढ़ाते जाएंगे। तो देखिए फ़ारेनहाइट को सबसे पहले लोअर का वो दे दिया हमने, और फिर फ़ारेनहाइट को हमने मूव किया टिल अपर। फ़ारेनहाइट जब तक कि अपर के बराबर नहीं आ जाए तब तक आपको व्हाइल लूप चलाना है और इससे कैलकुलेट करना है हमको, क्या, सेल्सियस कैलकुलेट करना है। और सेल्सियस को स्लैश टी दे करके इस तरीके से ये फॉर्मेट में आपको प्रिंट करना है। ये आपकी फॉर्मेटिंग है। हमारा यहाँ पे कैसे हो रहा है, स्लैश टी, एक एक टैब की स्पेस है इसके बीच में। 1 और -17, 20, -6, इनके बीच में एक एक टैब की स्टेप वो है। तो हमको बताया गया था कि ये स्पेशल करेक्टर है, एस्केप करेक्टर जो स्लैश टी, ये टैब के बराबर स्पेस देता है। तो %d पहले हमने फ़ारेनहाइट को प्रिंट किया, फिर टैब प्रिंट किया और फिर %d अगला हमने सेल्सियस प्रिंट किया और फ़ारेनहाइट को प्लस करके स्टेप बढ़ा दिया। इतना इतना स्टेप वो आगे चलता रहेगा, है ना। इस पूरे के पूरे कोड को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया, लेकिन यहाँ एक की पॉइंट है। अब तक जो भी चीज़ें थी ये थी बेसिक इंटरव्यू के हिसाब से। अब हम बताते हैं कि जहाँ पर एक अच्छी कंपनी अगर आपसे इंटरव्यू ले रही है और यही सेम कोड लिखा हुआ है तो उनका क्या क्वेश्चन रेज हो सकता है, ठीक है कि नहीं। देखें, बहुत अच्छा की पॉइंट है आपका यहाँ पे। डिग्री सेल्सियस का जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है वो बताया गया है 5/9 ब्रैकेट, देन ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, फिर एक ब्रैकेट, ठीक है कि नहीं। लेकिन जब हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप देखें हम किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट मी टेल यू किस तरीके से और कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके, यहाँ पर हम 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट -32, इस तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या हमको सी में इसकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमारा अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऊपर के स्टेटमेंट में बताता है कि आपको इस तरीके से ही इसको कैलकुलेट करना चाहिए। लेकिन इन्होंने इस तरीके से इसको कैलकुलेट नहीं किया, इसको सिंपली लिखा है 5 इंटू फ़ारेनहाइट -32/9, है ना। इस पे हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि क्या ऐसा करने पर ये चीज़ें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत दे सकती हैं।
तो एक काम करते हैं, अपने पास कोड लिखा हुआ है पहले से ही, पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, देखते हैं कि जो आउटपुट ये कह रहा है वो आउटपुट ऑब्वियसली है या नहीं। तो सीसी हमने किया। फर्स्ट थिंग, वार्निंग आ गई है, इनके कोड में एक वार्निंग है कि रिटर्न टाइप डिफॉल्ट टू इंट। जो हमारा मेन फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप आपको डिफाइन करना चाहिए। ओके, तो हम इसको रिटर्न टाइप को यहाँ डिफाइन कर देते हैं। और अगर आप रिटर्न टाइप डिफाइन कर रहे हो तो आपको कुछ रिटर्न भी भेजना पड़ेगा। ओके, हमने यहाँ रिटर्न भी भेज दिया। तो पहली बात तो जो यहाँ पे जो कोड लिखा हुआ है इस कोड में एक वार्निंग है, ठीक है कि नहीं। हमने दोबारा से कंपाइल करने की कोशिश की, cc स्पेस फाइल का नेम, इस बार साइलेंटली कंपाइल हो गया। और हमने जैसे a डॉट आउट देखा तो देखें आप इस तरीके से ये पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, आपको इस कोड का आउटपुट था 1 से लेकर के यहाँ तक, ठीक है कि नहीं। लेकिन जो इस कोड से आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है 0 से लेकर के 300 तक का पूरा। ओके, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अगर आपको 1 रखना है तो 1 के टाइम पर आप यहाँ पे इसको फ़ारेनहाइट को लोअर प्लस सिंपली फ़ारेनहाइट को यहाँ पर फर्स्ट टाइम पर जब आप प्रिंट कराओगे तो लोअर प्लस 1 रख दें, ठीक है कि नहीं। और ये फर्स्ट टाइम है हमारा, है ना। तो फर्स्ट टाइम के लिए हमको कोई दिक्कत है नहीं इस चीज़ में। आपने लोअर प्लस 1 रखा, फर्स्ट टाइम पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू 1 आएगी, 1 आकर के ये कैलकुलेट करेगा और 1 यहाँ प्रिंट होगा। लेकिन अब ये जो स्टेप बढ़ेगा ये 20 की जगह पे 1 प्लस 20, इसका मतलब 21 हो जाएगा। तो मुझे दोबारा से फ़ारेनहाइट को वही चीज़ रखनी है लोअर, जिससे कि ये 21 ना हो, ये 20 ही रह जाए। लेकिन जब दोबारा में लूप आएगा तो यहाँ पे 0 प्लस 20 20 हो गया। दोबारा में लूप आया, 20 के हिसाब से इसने कैलकुलेट किया, यहाँ 20 प्रिंट किया और अभी भी हमारी लोअर की वैल्यू 0 है तो ये दोबारा से 0 हो रहा है ना। तो ये हमको कवर करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसको अपन हैंडल करने के लिए सी में क्या करते हैं, एक इफ स्टेटमेंट डाल देते हैं यहाँ पे। इफ ये जस्ट एक एक्स्ट्रा हैंडलिंग है इस कोड के लिए। अगर फ़ारेनहाइट पहली पहली बार हमने 1 रखा है, अगर फ़ारेनहाइट 1 है तो फर्दर कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना है, इसीलिए उसको हम 0 रीसेट कर रहे हैं। अगली बार कभी फ़ारेनहाइट की वैल्यू 1 आएगी नहीं तो ये इफ स्टेटमेंट कभी भी रन होगा नहीं, तो कोई दिक्कत अपन को नहीं होगी, है ना। तो अपन इसको कंपाइल करने की कोशिश करते हैं और सीसी हमने इसको कंपाइल किया, साइलेंटली कंपाइल हो गया। और आप ए डॉट आउट देखें तो अब हमारा एग्जैक्टली वो आउटपुट आ रहा है जो आउटपुट इसको चाहिए। ओके, कोई दिक्कत है नहीं इस तरीके की। फाइन, नाउ हमने क्या बोला था कि जो कैलकुलेशन इनके द्वारा दी गई थी वो कैलकुलेशन क्या दी गई थी कि डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट -32। ओके, हम सेम कैलकुलेशन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं एक बार। 5/9 इंटू दिस। ओके, अब हम इसको सेव करते हैं, दोबारा से कोड को कंपाइल करने की कोशिश करते हैं और अब देखें आप चमत्कार। ये जितनी भी वैल्यू हैं जो डिग्री सेल्सियस की हैं वो सारी की सारी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे आप देखिए ऐसा कैसे हो गया, क्या डिफरेंस है इन दोनों कोड के अंदर।
अगर हम इसको ऐसे लिखें या हम इसको जो हमने पहले लिख रखा था उस तरीके से लिखें, तो इन्होंने 5 इंटू फ़ारेनहाइट -32/9 इस तरीके से लिख रखा है ना। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पर। जो आपका ये है 5/9, ये सबसे पहले कैलकुलेट होगा, और क्योंकि 5 भी इंटीजर है 9 भी इंटीजर है, तो डेसिमल में वो इसकी जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू निकल के बाहर आएगी वो भी इंटीजर वैल्यू ही निकल के आएगी। और 5/9 का जब आप डिवीजन करते हो तो इंटीजर वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज 0 निकल के आती है यहाँ पर, और 0 इंटू कुछ भी आप करते हो तो वो हमेशा इस सेल्सियस की वैल्यू को 0 कर देता है। इससे बचने के लिए हमने क्या किया, पहले इसको मल्टीप्लाई किया 5 इंटू दैट वैल्यू, और फिर उस वैल्यू को मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने 9 से डिवाइड किया, जिससे कि हम ये 0 आने से बच सकें। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं? ओके। तो यहाँ पे ये बताया गया है हमारे इसमें डेनिस ऋषि की किताब में कि ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड, usually at the beginning of the function before any executable statement. A declaration announces the property of variable. It consists of the name and the list of variables. ये हमने देख लिया। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इंटीजर है, फ्लोट भी हो सकता है। फ्लोट कब हमको लेना है, जब हमको दिखे कि सारी की सारी चीज़ें इंटीजर फॉर्मेट में नहीं, कुछ डेसिमल फॉर्मेट में भी वैल्यू अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं? इंटीजर की जो साइज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है। ये आपको नहीं पता है तो ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी मशीन 32 बिट है, 64 बिट है, 16 बिट है, उसके आधार पे इंटीजर की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है कि नहीं? और 2 to the power कहाँ से लेकर के कहाँ तक वैल्यू चलेगी, ये भी इसी बिट्स के आधार पर डिसीजन होता है, ठीक है कि नहीं? इसका आप पूरी तरीके से देख सकते हो एक बार। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है। मैंने आपको बताया था कि इक्वल टू 0, इक्वल टू 300, इक्वल टू 20, ये हमने तीनों वैल्यूज को यहाँ पर असाइन किया है, ठीक है कि नहीं? और इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन्स। हमने जब एक्सरसाइज 1/1 देखी थी उसमें हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया, तो उसने कंपाइलेशन एरर थ्रो कर दिया कि आपका जो स्टेटमेंट है वो सेमी कॉलन से एंड नहीं हुआ है। वाइल लूप हमारा क्या करता है, वाइल लूप ऑपरेट्स एज फॉलोज। कैसे रन करता है कि सबसे पहले ये कंडीशन को देखता है, द कंडीशन इन द parenthesis इज टेस्टेड इफ इट इज ट्रू। अगर ये ट्रू है तो वो बॉडी पे चलेगा, बॉडी ऑफ द लूप। आपको ये इसलिए याद रखना है कि कभी कभी सी के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के प्रोग्राम आपको दे दिए जाते हैं और उसमें ABCD 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जहां पर इन वाइल लूप के इन स्टेटमेंट के आधार पर ही आपको डिसीजन लेना पड़ता है। क्या क्या स्टेप्स हैं वाइल लूप के? सबसे पहले वो क्या चेक करता है, कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करने के बाद वो लूप की बॉडी पर जाता है, ठीक है कि नहीं? लूप की बॉडी पर जाने के बाद देखिए क्या बोला, लूप की 3 स्टेटमेंट है ब्रेसेस के अंदर, उनको एग्जीक्यूट करेगा। देन द कंडीशन इज रीटेस्टेड, फिर दोबारा से कंडीशन रीटेस्ट होती है। अगर ये ट्रू है तो फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करता है, और जब ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन तो लूप को वहीं के वहीं एंड कर देता है, उसके आगे नहीं जाता। इसीलिए हमने इसको लेस देन इक्वल टू अपर लिखा है। अगर ऐसा होता कि वो कंडीशन को बाद में चेक कर रहा होता तो हम इसको लेस देन अपर लिख करके भी काम चला सकते थे। हम जैसे कि 300 आया हमारे पास, 300 क्या है, लेस देन नहीं है, राइट? लेकिन हम चाह रहे हैं कि 300 पर कैलकुलेशन हो जाए और उसके बाद कैलकुलेशन ना हो। बट हमारा वाइल लूप करता क्या है, हमारा वाइल लूप पहले कंडीशन चेक करता है। तो पहले कंडीशन चेक करेगा 300 लेस देन, अगर अपर आया तो वो बोलेगा कि 300 तो लेस देन 300 है ही नहीं,
तो वो वहीं पे ही 300 को कैलकुलेट ही नहीं करेगा, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू यहाँ पर लगाया है। ये चीज आपको याद रखनी है। द बॉडी ऑफ वाइल कैन बी वन और मोर स्टेटमेंट एनक्लोज्ड इन ब्रेसेस। बॉडी में कितना भी हो सकता है, अगर वन स्टेटमेंट है तो आपको ब्रेसेस लगाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स हैं तो आपको ब्रेसेस लगाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब आ जाते हैं अपन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर अपने। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल्दो सी कंपाइलर डू नॉट केयर अबाउट हाउ ए प्रोग्राम लुक्स लाइक। सी को कोई मतलब नहीं है। जैसे पाइथन में क्या होता है, इंडेंटेशन बहुत अहम भूमिका निभाता है, सी में ऐसा नहीं है। सी में ब्रेसेस पे काम चलता है। सी में आप इंडेंट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रॉपर इंडेंटेशन और जो स्पेसिंग हम करते हैं वो इजी फॉर पीपल टू रीड है, रीडेबल कोड बनाने के लिए हमको जरूरी है, ठीक है कि नहीं। तो ये करना भी चाहिए आपको। अब अपन आ जाते हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो मैंने अभी आपको यहाँ करके भी दिखाया कि इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या फर्क है। जब हम सेम इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से लिखते हैं तो सेल्सियस की वैल्यू ऑल टाइम 0 आती है, लेकिन जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो सेल्सियस की वैल्यू प्रॉपर फॉर्मेट में कंपाइल होती है। तो इसने क्या बोला है, इसका रीजन पढ़ें, देखें। रीजन फॉर मल्टीप्लाइंग बाई 5 एंड डिवाइडिंग बाई 9 इंस्टीड ऑफ जस्ट मल्टीप्लाइंग बाई 5 बाई 9 is that in C is in many other languages integer division truncates। यहाँ पे हमारा इंटीजर का डिवीजन ट्रंकेट ही तो हुआ है, 5/9 को उसने डायरेक्टली 0 बना दिया, ठीक है कि नहीं। एनी फ्रैक्शनल पार्ट इज डिस्कार्डेड, दैट्स द पॉइंट। ओके, क्या ऐसा किया जाए कि फ्रैक्शनल पार्ट डिस्कार्ड नहीं हो, इस पे अपन आते हैं, ठीक है कि नहीं। सिंस 5 एंड 9 आर इंटीजर्स, 5/9 वुड बी ट्रंकेटेड टू 0 बिकॉज वाई, इट्स इंटीजर में ही वो ट्रंकेट करेगा, एंड सो ऑल द सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी रिपोर्टेड एज 0। तो ओके, अपन देख लेते हैं एक बार कि जैसे हमने कैलकुलेटर ओपन किया, ओके, कैलकुलेटर में हमने लिखा 5/9। आप देखें इसकी वैल्यू जो आ रही है उसमें अगर इस पूरी की पूरी वैल्यू को ट्रंकेट करते हैं हम इंटीजर के लिए, तो इंटीजर पार्ट इसका क्या है, ओनली 0 ही है। दैट्स ओनली द रीजन कि ये इंटीजरल पार्ट 0 की ही आपके लिए देगा, ठीक है कि नहीं। और क्यों देगा, क्योंकि 5 भी इंटीजर है और 9 भी इंटीजर है। अगर हमको इसका जीरोथ वाला पार्ट नहीं लेना है तो अपन क्या कर सकते हैं, तो मैं इस लाइन को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूं और अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। तो अपन क्या करेंगे, इसको डेसिमल बना देंगे, .0 9.0, और अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। साइलेंटली कंपाइल हो गया, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। और आप देखें यहाँ पर क्या ये वही आउटपुट आ रहा है जो हमें चाहिए था। इफ यू विल सी, लास्ट इज 148 and फर्स्ट इज 17, फर्स्ट इज 17, लास्ट इज 148, एंड बीच में अगर आप देखें 160 के लिए 71, 160 के लिए 71। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इंटीजर ट्रंकेटेशन इन सी। आपने यहाँ पर इस 5 को भी डेसिमल बना दिया, फ्लोटिंग बना दिया, 9 को भी फ्लोटिंग बना दिया, तो अब आपका केवल ये इंटीजर पार्ट नहीं, आपका डेसिमल पार्ट भी इसमें कैलकुलेशन में कवर किया जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आपको वो आउटपुट आ जाएगा जो आउटपुट आप एग्जैक्टली चाहते हो। ओके, तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन हो देन यू कैन पुट ए कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल टेक केयर इट। ओके, अब ये जो परसेंटेज का काम है क्या इंडिकेट करता है, वेयर द अदर सेकंड एंड थर्ड आर्ग्यूमेंट। तो हमको क्या है, परसेंटेज डी का मतलब है आपका इंटीजर प्रिंट होगा, स्लैश टी का मतलब है कि टैब आपको टैब की देनी है, और परसेंटेज डी का मतलब है कि आपका दूसरा इंटीजर एक्सपेक्टेड है प्रिंट होने के लिए। अब आपका फर्स्ट परसेंटेज डी के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, जो पहली वैल्यू आप यहाँ कॉमा के बाद लिख रहे हो। सेकंड के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आप सेकंड वैल्यू कॉमा के बाद लिख रहे हो। अगर आपको मल्टीपल देनी है तो आप ऐसे ही परसेंटेज लगाते रहें और उसके रेस्पेक्टिव आप उसी पोजीशन पर, ये पोजीशनल आर्गुमेंट की तरह काम करता है
डी रिमेंबर इट। जो आपका पहला परसेंटेज डी है ये हमेशा पहले ही आर्गुमेंट को रीड करेगा, किसी और को रीड नहीं करेगा। बाय द वे printf इज नॉट पार्ट ऑफ सी लैंग्वेज। ये लास्ट टाइम अपना क्वेश्चन भी था, मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ उसको। printf सी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। किसका पार्ट है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ फंक्शंस का। और वो कौन सी है? हमारी STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी का। ठीक है कि नहीं? स्कैनएफ भी printf की तरह ही होता है। स्कैनएफ हमारे डेटा को एज ए इनपुट रीड करने के लिए यूज होता है और printf एज ए आउटपुट के लिए रीड यूज होता है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या है? स्कैनएफ एक एग्जांपल है, स्टैंडर्ड आउटपुट printf एक एग्जांपल है उसका। ठीक है कि नहीं? अब देखिए आप इसमें ना हम फॉर्मेटिंग का पॉइंट पढ़ रहे थे। हमने यहाँ पे देखा था इनिशियली इन्होंने बताया है कि इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं कि एक तो सेवरल न्यू आइडियाज, ये मैंने आपको जैसे कुछ कुछ बताए यहाँ पर। कमेंट्स, इनके बारे में हमने देख लिया। डिक्लेरेशन वो हमने देख ली, वेरिएबल्स हमने देख लिया, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमने देख लिया, लूप हमने देख लिया, फॉर्मेटेड आउटपुट हमने देखा है। अभी और भी फॉर्मेटेड आउटपुट हैं, उनको हम एक बार देखते हैं, है ना? तो किस किस तरीके से और फॉर्मेटिंग की जाती है। लेट्स से हमने स्लैश टी दे करके एक टैब की स्पेस दे दी, बट इट कुड बी एनीथिंग। हमें टैब की स्पेस नहीं, हमको कुछ एक स्पेसिफिक स्पेस चाहिए। तो उसके लिए आप परसेंटेज डी से पहले एक नंबर डिसाइड कर सकते हैं। ये नंबर क्या बताता है हमको? द नंबर प्रिंटेड विल बी राइट एंड जस्टिफाइड इन देयर फील्ड। इट मीन्स कि 3 स्पेस में ये नंबर ऑल टाइम अपने आप को रखेगा, नो मैटर कि इसमें कितने एग्जैक्टली डिजिट हैं, ये हमेशा 3 स्पेस लेगा। देखिए यहाँ पर इसने 0 प्रिंट किया जिसमें डिजिट एक सिंगल है, बट इसने इसके 3 स्पेस लिए हैं। आप देखिए यहाँ तक की स्पेस इसने अपने आप ले ली, और इसने यहाँ पर अदरवाइज 0 इस जगह भी प्रिंट होता। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे इसमें 20 में 2 डिजिट्स हैं ओनली, लेकिन प्रिंटिंग के लिए इसने अभी भी 3 डिजिट लिए हैं। यहाँ पर 3 है तो तीनों डिजिट इसने यूज की हैं। 3 डिजिट ने तीनों ही स्पेस इसने यूज किए हैं। ऐसे ही परसेंटेज 6D आपने लगाया, इसका मतलब ये वाला जो है आउटपुट, इसमें कितने भी डिजिट हों ये 6 स्पेस को कवर करेगा। 6 राइट जस्टिफाइड होगी ये वाली फील्ड। ठीक है कि नहीं? अब ऐसे ही हम जब हमको, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है कि ये एक फॉर्मेटिंग का तरीका है ना? आप इसको हम एक बार अपने कोड में भी करके देख लेते हैं कि क्या ये बता रहे हैं ये सही है कि नहीं। तो इन्होंने 3 लिया है, हम 5 ले लेते हैं। इन्होंने 6 लिया है, हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं। लेट्स सी किस तरीके का आउटपुट दिखता है, और इसे हम सेव करते हैं। जब हम CC से कंपाइल करेंगे और a डॉट आउटपुट देखेंगे तो देखें आप, हमने 5 लिया था ना, तो 1 2 3 4 5, 5 स्पेस राइट जस्टिफाइड है। ये भी 2 डिजिट हो गई, फिर 3 4 5, 5 स्पेस लिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा फिर से चेंज करता हूँ, अब इस 5 को मैं 3 कर देता हूँ। ओके, अब अपन देखते हैं क्या आउटपुट आता है इसका। हमने CC किया और a डॉट आउटपुट किया, तो आप देखें यहाँ पे 1 2 3। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस। ओके, और यहाँ के बाद आप जब 1 के बाद चलोगे तो पहले तो टैब की स्पेस है और फिर उसके बाद ये वाली स्पेस है इसकी। ठीक है कि नहीं? तो ये राइट जस्टिफाइड है। आई होप इतना मोर देन एनफ है इसके लिए, आप इसको समझ गए होंगे, है ना? अब देखिए इसने बोला 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इज एक्चुअली अबाउट 17.8 डिग्री सेल्सियस, बट वी आर प्रिंटिंग व्हाट 17 डिग्री। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा बोला भी गया था कि 17 डिग्री आपको प्रिंट करना है। ठीक है कि नहीं? अब अगर वो 17.8 डिग्री सेल्सियस प्रिंट करवाना चाहता है हमसे, तो ऑब्वियसली हमको आउटपुट से ये दिख रहा है कि हमारा जो सेल्सियस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन के बाद कैलकुलेट हो रहा है वो एक इंटीजर नहीं है, वो एक फ्लोटिंग नंबर है।
तो जब फ्लोटिंग नंबर है तो हमें यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है अपने वेरिएबल को डिफाइन करने के टाइम पे। तो डिक्लेरेशन जैसे ही हमने वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के टाइम पे सॉरी जैसे ही हमने डिक्लेयर किया तो हमने फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस को फ्लोटिंग फॉर्मेट का ले लिया। इससे पहले वो किस फॉर्मेट का था, इंटीजर फॉर्मेट का था, ठीक है कि नहीं। और सेम कैलकुलेशन हमने परफॉर्म की और आप देखें यहाँ पर कैलकुलेशन किस तरीके से है। ओके, नाउ कम्स टू द फॉर्मेटिंग। ये हम इस पे मतलब ये कि इस पे डिस्कशन कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मोर डिस्कशन की यहाँ पे ज़रूरत है। अब फॉर्मेटिंग में आएंगे तो जैसे हमने 3D परसेंटेज 3D हमने लिया था और ये बोला था कि 3 स्पेस को ये 3D ऑटोमेटिकली कवर करेगा। ऐसे ही फ्लोटिंग के पॉइंट में एक इंटीजर पार्ट होता है, एक डेसिमल उसका फ्लोटिंग वाला पार्ट होता है, राइट, डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये क्या कहता है कि इस 3 का मतलब है कि इतने इंटीजर स्पेस को लेगा और इस 0 का मतलब है कि वो इतने डेसिमल स्पेस को लेगा वाइल प्रिंटिंग। यहाँ पे 6 का मतलब है कि 6 स्पेस वो इंटीजर डिजिट्स को प्रिंट करने के लिए यूज करेगा और 1 स्पेस वो फ्लोटिंग डिजिट को प्रिंट करने के लिए यूज करेगा। और उसने इसी तरीके से जब इस आउटपुट को आप कराओगे तो वो आउटपुट आपका कुछ इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर इन्होंने ये जो इम्पोर्टेंट देखिए, हमेशा एक ऐसा इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट होता है वो बार बार बुक्स में ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन डेनिस रिट्ची की ये बहुत अच्छी बात है कि ये हमेशा उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बहुत अच्छी तरीके से कवर करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखो इन्होंने दोबारा से उसी पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस किया है कि वी वर अनेबल टू यूज 5/9 इन दिस वर्जन बिकॉज integer division would truncate to 0. A decimal point in a constant indicates that it is a floating point. However, 5.0, 9.0 is not truncates because it is the ratio of two floating values. That's the point here. Okay. तो आपको ये मैं बात बता भी चुका हूँ पहले भी इस तरीके से, है ना। आपका वाइल लूप इन्होंने रन किया और यहाँ पे इन्होंने फॉर्मेटिंग में बताया है कि %3.0f says that floating point number is to print at least 3 characters wide with no decimal point. Why? Because 0 here is telling that no decimal point and 3 characters means 3 इंटीजर आपको यहाँ पर लेने हैं, ठीक है कि नहीं, नो फ्रैक्शनल डिजिट्स, ठीक है नहीं। जबकि 6.1f क्या कह रहा है कि 6 कैरेक्टर वाइड with 1 digit after the decimal point। ये 6 स्पेस को लेगा जिनमें से एक डेसिमल पॉइंट होना, मैक्सिमम एक डेसिमल पॉइंट को ये लेगा, ठीक है कि नहीं। यहां पर क्या कह रहा है, ये 3 करेक्टर वाइड है, ठीक है कि नहीं, जिनमें से नो डेसिमल पॉइंट, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। इसी कारण से जब हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ 20.0 था ये, और हो 20.0 अगर हम लिख भी देते इसको, या 20.5 कुछ इस तरीके से भी होता ये, तो भी ये 20 ही प्रिंट करता, क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग में इसको इस बात का निर्देश दे रखा है, ठीक है कि नहीं। ये सेम चीज़ें यहाँ पे आपको बता रखी हैं कि ये क्या करेगा, लीस्ट 6 वाइड है जिनमें से एंड 2 आफ्टर डेसिमल पॉइंट है, ठीक है कि नहीं। आप इस तरीके से, अब ये एक्सरसाइज हैं इनके लिए, फॉर्मेटिंग के लिए। एक्सरसाइज 1.3 मॉडिफाई द टेम्परेचर कन्वर्जन प्रोग्राम टू प्रिंट ए हेडिंग अबव द टेबल। तो ये जो ऊपर की टेबल है उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग कर करके आपको जो हमारा ऊपर का प्रोग्राम था टेम्परेचर कन्वर्जन का प्रोग्राम, उसको लिखना है। आपको देखिए परसेंटेज ओ का मतलब ऑक्टल है, परसेंटेज एक्स का मतलब हेक्साडेसिमल है, परसेंटेज सी का मतलब करेक्टर है, परसेंटेज एस का मतलब करेक्टर स्ट्रिंग है, और परसेंटेज फॉर इटसेल्फ मतलब आपको परसेंटेज ही प्रिंट करना है, तो आपको परसेंटेज और ओके खुद को प्रिंट करने के लिए यूज करना होगा, है ना। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द करस्पॉन्डिंग सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेबल। अभी तक हमने फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस टेबल प्रिंट किया था। आपको ये एक्सरसाइज है कि आपको क्या प्रिंट करना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट प्रिंट करना है। और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट प्रिंट करने के लिए आपका जो यहाँ पर हमने
5/9 जब देखा था, तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या हो जाएगा, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। इस तरीके से कैलकुलेट करके आप इसको यहाँ पर प्रोग्राम को लिख सकते हो। अगली क्लास में अपन इन दोनों एक्सरसाइज पर भी बात करेंगे, लेकिन ये होमवर्क है आपका, और जिस तरीके से हमने आज के होमवर्क को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में रन करके देखा था, उसी हिसाब से आप भी अपने इस होमवर्क को बैठ करके और अलग-अलग तरीके की एरर और उस तरीके से रन करने की ज़रूर कोशिश करें, जिससे कि चीज़ें आपको समझ में आए। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर से रिलेटेड, आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या डायरेक्टली आपको अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में डालना नहीं चाहते हैं और आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, कनेक्ट होना है, तो आप मेल आईडी पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, radhamohanparashar@gmail.com। और या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे लिए बता सकते हो कि आपको व्हाट्सएप से कनेक्ट होना है, व्हाट्सएप ग्रुप से हमारे से कनेक्ट होना है। वी विल कनेक्ट यू देयर, एंड वी आर doing their healthy discussions regarding the C concept and all, and you also can join that discussion. Okay, that's much from today's class. Okay, before leaving the class, let me tell you, हमने अरिथमेटिक एंड वेरिएबल एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन टॉपिक को आज की क्लास में कवर किया है। क्या क्या टॉप क्वेश्चंस हो सकते हैं? ओके, रेंज ऑफ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट इन सी एंड व्हाट इज अनसाइंड एंड साइंड। ओके, तो हमने रेंज के बारे में कवर कर लिया है। आपको यहाँ पे अगर पता हो तो हमने देखा था कि अलग अलग मशीन के हिसाब से मशीन डिपेंडेंट होती है साइज इंटीजर की, और यहाँ पर हमने ये कैरेक्टर एक सिंगल बाइट का होता है, शॉर्ट शॉर्ट इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर। इसके अलावा ये सारी की सारी रेंज के बारे में हमने देखा है। आप इसको और भी अच्छे तरीके से जितने भी डेटा टाइप्स हैं उनके लिए सी में देख सकते हो, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा अनसाइंड साइंड के बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने ये भी कवर कर लिया है कि राइट जस्टिफाइड फॉर्मेटिंग सी में किस तरीके से की जाती है, ठीक है कि नहीं। ये एक्सपर्ट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनमें से अभी कोई भी एक्स्ट्रा और क्वेश्चन कवर हुआ नहीं है, बट ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको बिल्कुल याद रखना है कि इंटीजर डिवीजन ट्रंकेट्स किस हिसाब से काम करता है, और आपको प्रोग्राम में रन करने के टाइम पे इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। अदरवाइज आपका जो इनिशियल लेवल पेपर होते हैं, जो ABCD टाइप रिलेटेड पेपर्स होते हैं, राइट, उनमें आपके आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है कि नहीं। और हाउ मैनी स्टेप्स ए सी प्रोग्राम टेक्स फॉर कंपाइलेशन, तो इस पे भी बिहाइंड द सीन किस किस तरीके से सी कंपाइल होता है, ए डॉट आउट बनने से, ए डॉट सी से ए डॉट आउट बनने में कितने टाइप के स्टेप्स लेता है, इसके बारे में भी हम आगे की क्लासों में कवर करेंगे, ठीक है कि नहीं। अगली क्लास में हम 4 स्टेटमेंट, सिंबॉलिक कांस्टेंट, इनके बारे में देखेंगे, और कुछ इन चीज़ों के बारे में जो ये आपके टॉप टॉप क्वेश्चंस हैं इनके बारे में कवर करेंगे। आपका होमवर्क लेक्चर 2 के लिए होमवर्क डिसाइडेड है, आपको एक्सरसाइज दोनों 1/3 एंड 1-3 एंड 1-4, ये दोनों ही एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है अगली क्लास में। ओके, दैट मच फ्रॉम द क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय।